नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आदिकाल का साहित्य है, उसमें जो रासो साहित्य है उसके बारे में बताऊंगी। तो जो रासो साहित्य है वह रास साहित्य से एकदम भिन्न है, क्योंकि रास जो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि जो रास शब्द और रासो शब्द दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। रासो जो ये प्रयोग हुआ है शब्द, वो वीर गाथाओं के लिए हुआ है, और जो रास शब्द यूज हुआ है वह जैन धर्म के जो स्तुतियाँ थी उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो हम देर ना करते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये आदिकाल का रासो साहित्य है उसको ये रासो नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसको रासो ही मानते हैं, कुछ रास से इसका संबंध मानते हैं, कुछ रासक मानते हैं। तो अलग अलग जो मत हैं वह विद्वानों के अलग अलग हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका संबंध मतलब रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के जो मत हैं उन पे चर्चा करेंगे। जो ग्रासा द तासदी थे, उन्होंने रासूर से, जो रासूर यज्ञ होता था, तो उससे इस शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये जो हमने इसमें रा नहीं लगाया है वह आप ये मत समझिएगा कि ये गलत है, रासु ही है ये शब्द। उसके बाद है नरोत्तम स्वामी, इन्होंने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासो शब्द से ही मानी है। उसके बाद माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद आता है हर प्रसाद शास्त्री, इन्होंने राज यश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो इनसे संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल और नरोत्तम रसिक, और ग्रासा दास तासदी का भी कभी कभी पूछ लिया है। शुरू के जो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो रासो साहित्य था वह राज आश्रित था, मतलब राजाओं के आश्रय में था। ये इसको गाने वाले कौन थे? इसको गाने वाले जाट और चारण थे। वह जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी की स्तुति यानी उसी का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया करते थे। ये युद्ध में राजा के साथ जाते थे और सेना की अगुवाई करते थे, लड़ाई भी करते थे, युद्ध भी करते थे और गाया भी करते थे। क्या गाते थे? ये जो पूर्वज थे राजा के, उनके वीरता के गुणगान गाया करते थे, राजा की वीरता के गुणगान गाया करते थे। इससे क्या होता था, जो युद्ध की सेना होती थी, युद्ध में जो सेना रहती थी उसमें जोश आ जाता था, वह वीरतापूर्वक लड़ती थी। ये जो जाट और चारण थे, ये राजा के दरबार में रहते थे, इनका पद बहुत ही सम्मानीय था और राजा इनको इस मतलब योग्यता के लिए कवियों को भूमि दिया करता था। जो कर रहित भूमि हुआ करती थी उन्हें सम्मान देता था, उन्हें उपहार देता था। और तो इस तरह से ये जो रासो साहित्य था वीरों की स्तुति में गाया गया था। तो इसमें किस शैली, डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया। ये जो रासो साहित्य गाया गया वह डिंगल और पिंगल शैली में जाट और
चारण द्वारा गाया गया। जो ये रासो शब्द है, ये काव्य शब्द का, जो हिंदी का काव्य शब्द का है, उसका पर्यायवाची भी माना जाता है। तो जो ज़्यादातर विद्वानों ने रासक शब्द को रासो शब्द की उत्पत्ति का माध्यम माना है। जो रासो ये काव्य लिखा गया है, तो इस रासो काव्य को लिखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गायक थे वे इसको मतलब काव्य के रूप में गाते थे, यानी इसमें छंद, दोहा, चौपाई, छप, रोला, कुंडलियों आदि का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। ये साहित्य में आप देखेंगे वीर रस और श्रृंगार रस की बहुत अधिक प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो हम एक चीज और आपको बताएंगे कि ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। अब क्या है, रासो साहित्य की कुछ विशेषताएं भी थी, तो वह विशेषता क्या है, ये सब जानने से पहले एक मुख्य चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी रासो साहित्य लिखा गया है, जो जितनी भी रासो मतलब रचनाएं हुई हैं, उसमें उन रचनाओं के पीछे रासो शब्द लगा रहेगा। जैसे बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब रासो शब्द अंत में रचनाओं के लगा है। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये रासो साहित्य है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं थी। वह विशेषता क्या है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनको मैं बताती हूँ। सबसे पहला है, ये जो ये रचनाएं हैं, जो रासो साहित्य की रचनाएं हैं, वे संदिग्ध रचनाएं। संदिग्ध रचनाएं कैसे हैं, क्योंकि रासो साहित्य जो है वह अधिकतर अप्रमाणिक साहित्य है, तो इसकी रचनाएं बहुत अधिक संदिग्ध मानी गई हैं। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से ये काव्य रासो साहित्य लिखा गया, इसमें ऐतिहासिकता मतलब पौराणिक रूप से इसका अभाव देखने को मिलता है। इस साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उसमें युद्धों का सजीव वर्णन, मतलब युद्ध ऐसा दिखाया गया है कि वह ऐसा लगता है युद्ध हुआ था, और उसका सजीवता का वर्णन स्पष्ट रूप से इन रासो साहित्य में की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रासो साहित्य लिखने के कुछ कारण थे, तो उसमें युद्धों का मूल जो रासो साहित्य में आपको देखने को मिलेगा कि युद्ध हुआ करते थे, तो उसमें उसका मूल कारण क्या था, मूल कारण था कनक यानी सोना, कामनी यानी स्त्री, और भूमि माने जमीन। तो ये युद्ध किस कारण से हुए, सोना और मतलब स्त्री के कारण, भूमि यानी संपत्ति, इसके कारण ये युद्ध हुए, और युद्ध होने के कारण ये साहित्य रचा गया। उसके बाद आता है संकुचित राष्ट्रीयता। इसमें आपको रासो साहित्य में देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रीयता थी, मतलब जो देश था, बिखरा हुआ दिखाई देगा। राजा एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे और उसी में पूरा जीवन उनका व्यतीत हो जाता था, तो राष्ट्रीयता का अभाव दिखता है। उसके बाद आता है इस साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की बहुत अधिक प्रचुरता आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है नारी के वीर रूप का वर्णन। नारी के वीर रूप का वर्णन का कहने का तात्पर्य ये है कि जो नारी थी रासो साहित्य की, वह या तो पुत्र को या पति को वीर योद्धा के रूप में देखना चाहती थी। तो वीर योद्धा के रूप में इसलिए देखना चाहती थी, अगर उसका पति वीर होगा, पुत्र वीर होगा, तो उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता था। उसके बाद आता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। जो भी जाट या चारण थे, इन काव्यों में या इस साहित्य में आपको ये दिखेगा कि वह जिस राजा के आश्रय में थे उसी की प्रशंसा के गीत गाते थे, उसी की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते थे कि ऐसे लगता था वह एक मजाक है, मतलब अतिशयोक्ति के रूप में वो प्रशंसा दिखाई देती है। उसके बाद आता है जनजीवन से संपर्क नहीं था। जो ये रासो साहित्य था उसका जनजीवन से कोई संपर्क दिखाई नहीं देता था। इसलिए नहीं दिखाई देता था क्योंकि वे राजा की स्तुति गाते थे, वे मतलब स्वामी सुखाय के रूप में ज़्यादा थे, ना कि जन सुखाय के रूप में। मतलब जनता की सुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उनके बारे में उन्हें कोई भी एक शब्द भी नहीं लिखा है रासो साहित्य के जो
कवि थे। उसके बाद आता है प्राकृतिक चित्रण। रासो साहित्य में आपको भरपूर मात्रा में प्राकृतिक चित्रण दिखाई देता है। उसमें नदी, पर्वत, पहाड़, हरियाली, मतलब हर तरह का प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। हर मास का भी आपको उसमें वर्णन दिखाई दे जाएगा रासो साहित्य में। तो प्राकृतिक चित्रण भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है रासो साहित्य में। उसके बाद आता है काव्य के दो रूप मिलते हैं हमें, एक तो मुक्तक काव्य, एक प्रबंध काव्य। उसके बाद आता है छंद के विविध मुखी प्रयोग। छंद का प्रयोग इसमें बहुत मात्रा में किया गया है। जो रासो साहित्य है उसमें कुंडली, छप, रोला, चौपा, मतलब हर तरह का छंद इसमें प्रयोग किया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग दोहे का हुआ है। हिंदी का जो दोहा है इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। और इसमें एक चीज़ और भी जानने वाली है कि जो ये हमारा रासो साहित्य है इसमें विविध प्रकार की बोलियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि इसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसमें डिंगल और पिंगल शैली जो है, ना कि उसको हम भाषा कहेंगे, वह एक प्रकार की शैली है, उसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। डिंगल शैली जो थी उसका प्रयोग वीर काव्य के लिए किया गया और पिंगल शैली जो है उसका प्रयोग कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना के लिए किया गया है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी उत्पत्ति के मत में जो विद्वानों ने अपने शब्द दिए हैं वह क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और ये भी बताया कि जो ये रासो शब्द है ये कहाँ से आया। अब मैं आपको रासो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, हमीर रासो, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देर ना करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको रासो साहित्य के बारे में बताऊंगी कि रासो साहित्य जो लिखा गया वह कौन सी रचनाएं हैं और उसके रचनाकार कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कुमार रासो, ये रचना दलपति विजय द्वारा रचित है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी में रचित माना है, जबकि इस रचना में 17वीं शताब्दी के चित्तौड़गढ़ नरेश राज सिंह के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें चित्तौड़ के राजा कुमार द्वितीय का चरित्र अंकित किया गया है। इसकी अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है। जो ये रचना है पूर्णता रूप से प्राप्त नहीं हुई है, ये एक अपूर्ण रचना प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक प्रति पूना संग्रहालय में है। जो प्रमाण मिले हैं इस ग्रंथ के वह पूना के संग्रहालय में रखा गया है, जिसमें 5000 छंद हैं। इसमें जो ये रचना है इसमें विवाह का वर्णन, राजाओं की प्रशंसा, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। तो ये हमें कुमार रासो जो रचना मिली है वह पूर्णता प्राप्त नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो इसके तथ्य मिलते हैं में रासो साहित्य के वह कभी कभार अप्रमाणिक प्रतीत होते हैं। दूसरी जो रचना है वह है विसलदेव रासो। नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। इसका जो रचना का समय है 1155 ईसा माना गया है। नरपति नाल ने ये एक मुक्तक काव्य लिखा, ये एक व्रय काव्य है। इसमें 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये हमें 4 खंडों में रचना प्राप्त होती है। इसमें अजमेर के राजा विसलदेव और राजकुमारी राजमती की कथा है। इस कथा में आप देखेंगे कि ये कथा पूरी 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में इन दोनों के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है।
विसलदेव और राजकुमारी के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में इसमें जो विसलदेव हैं ये अपनी रानी से यानी राजमती के व्यंग्यवाणों से तंग आकर उड़ीसा चले जाते हैं। उसके बाद तीसरे खंड में रानी का विरह रूप इसमें दिखाई देता है और चौथे खंड में पुनः इसमें मिलन दिखाई देता है। तो ये 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंड इसके हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद है हमीर रासो। इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है और हमीर की प्रशंसा की गई है। इसमें जो हमीर जी हैं उनकी प्रशंसा पूर्ण रूप से इस रचना में दिखाई देती है। उसके बाद है विजयपाल रासो। ये रचना नल सिंह द्वारा रचित है। ये एक भाट कवि माने जाते हैं। इस रचना में विजयपाल और पंग राजा के युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। जो हमारे मिस्र बंधु भाई हैं इन्होंने ये जो रचना है उसको 14वीं शताब्दी मानी है। इस रचना का जो काल है 14वीं शताब्दी इन्होंने माना है। इसमें 42 छंद उपलब्ध हैं और जो छंदों की भाषा है वह अपभ्रंश है और प्रारंभिक हिंदी की भाषा इसमें दिखाई देती है इस रचना में। उसके बाद है परमार रासो। इसके रचयिता महोबा नरेश है। ये दरबारी कवि थे। इस काव्य में आला और युद्धों का वर्णन है। ये बरसात ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें पौड़ वीर की भावनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो। ये एक महाकाव्य माना जाता है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके रचयिता चंदर बरदाई जी हैं। इसमें बहुत सारे 52 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है जैसा मैंने बताया। इसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसमें श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस प्रयोग हुआ है। तो आज मैंने आपको आदिकालीन साहित्य जो है उसके बारे में बताया। उसमें भी आपको रासो साहित्य का पूर्ण ज्ञान मैंने दिया। उसकी विशेष रासो साहित्य की क्या विशेषता है, रासो शब्द कहाँ से आया है और जो रासो साहित्य के कुछ तथ्य हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि रासो साहित्य किस स्थितियों में लिखा गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।